हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटी एकेडमी। और मैं आपका बायोलॉजी टीचर नागेंद्र साहू। तो 11th आई होप हमारे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर रहे होंगे। ऐसे ही करते चलें और हमारी एकेडमी की तरफ से बेस्ट फैकल्टी की पीसीएमबी के लेक्चर्स को लें। ओके, तो 11th हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चैप्टर था हमारा बायोमॉलिक्यूल्स। ओके, बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में जैसा कि हमने बताया था कि ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी का फॉर्मेशन कर रहे हैं और ये बड़े कॉमन से हैं, जहाँ प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, ये सारी चीजें हैं। तो बायोमॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारी सेल का फॉर्मेशन करें, हमारी बॉडी का फॉर्मेशन करें, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जा रहे हैं। उन मॉलिक्यूल्स को बायोमॉलिक्यूल्स में रखा गया। एक तरीके के हमारे सेल के बहुत बड़े कंपोनेंट होते हैं। ये नहीं तो सेल नहीं तो हम नहीं तो दुनिया नहीं। ओके, हमारे बायोमॉलिक्यूल्स में जो लेक्चर अभी तक हुए वो लेक्चर केमिकल एनालिसिस पे हुए। याद होगा आपको, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड से फिल्ट्रेट और रेटिनेटेड पे था केमिकल हमारा। देन हमारा लेक्चर प्रोटीन पे हुआ, देन कार्बोहाइड्रेट पे और न्यूक्लिक एसिड पे हुआ। एंड नाउ आज हम पढ़ रहे हैं बायोमॉलिक्यूल्स को थोड़ा सा फिनिश करने के बाद, उन केमिकल्स को जानने के बाद हम पहुंचेंगे आज मेटाबॉलिज्म। यानी जो आज हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है मेटाबॉलिज्म। ओके, तो मेटाबॉलिज्म है क्या? बहुत सी जगह पे आपने सुना होगा कि BMR, है ना? बहुत से लोग साइंटिफिकली टर्म में बोलते हैं भाई BMR, जिसका फुल फॉर्म होता है बेसल मेटाबॉलिज्म रेट। मेटाबॉलिज्म है क्या? मेटाबॉलिज्म एक तरीके की हमारी बॉडी में, हमारी सेल में होने वाली वो केमिकल रिएक्शंस हैं जिसमें कोई ना कोई मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है या किसी बड़े मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है। यानी कि मेटाबॉलिज्म एक कॉमन एक रिएक्शन है जिसमें कुछ एनर्जी कंज्यूम होगी, जिसमें एनर्जी बनेगी। दो चीजें, इन दो पे हमारा मेटाबॉलिज्म रहता है। तो जितनी भी बॉडी में आप कर रहे हैं, कोई भी रिएक्शन चल रही है, जैसे आप रेस्पिरेशन करते हैं, क्लियर? तो रेस्पिरेशन में क्या है, आप ऑक्सीजन इनहेल करते हैं एंड रेस्पिरेशन के बाद आपकी बॉडी में एनर्जी बनना चालू होती है। यू नो दैट। तो जब एनर्जी बन रही है तो ये प्रोसेस हुआ, अभी मैं नाम नहीं ले रहा हूं, नाम आपको टॉपिक पे लाके लूंगा। तो एक प्रोसेस तो वो हुआ जिसमें आपकी बॉडी एनर्जी बना रही है, जिसके थ्रू आप काम कर सकेंगे। दूसरा प्रोसेस ये है कि आपकी बॉडी, अगर आप फूड लेते हैं, खाना खाते हैं, तो खाना खाने के बाद आपको थोड़ी सी सुस्ती महसूस होती है, थोड़ा सा लेजीनेस। तो ये लेजीनेस क्यों आता है? और हमारे पेरेंट्स कहते भी हैं भाई बहुत रात का हैवी खाना खा के पढ़ाई करने मत बैठिए, नहीं तो नींद आएगी, जाहिर सी बात आएगी। रीजन क्या है? अभी तो रेस्पिरेशन में आपने ऑक्सीजन को लेकर के एनर्जी को बनाया, एंड सेकेंड स्टेप में आप जब फूड खा रहे हैं तो उस फूड का ब्रेकडाउन किया जाता है। ब्रेकडाउन करने के लिए एनर्जी वेस्ट होगी, तो जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है वो एनर्जी कंज्यूम हमारी एलिमेंट्री कारण बढ़ जाती है, जिस कारण हमारे ब्रेन को सही से ब्लड सप्लाई नहीं मिलती है, और ऐसी कंडीशन पे सही ऑक्सीजन न पहुंचने पर आपको हल्का सा लेजीनेस फील होता है, सुस्ती महसूस होती है। इन्हीं दोनों रिएक्शंस को हमने कॉमनली मेटाबॉलिज्म बोला। तो ये दोनों रिएक्शंस हमारी मेटाबॉलिज्म है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अब मेटाबॉलिज्म के फाइनल टच पे। चलिए आ गया भाई मेटाबॉलिज्म, हमारी बॉडी के होने वाले वो केमिकल रिएक्शन जिनके थ्रू हम जिंदा हैं। तो देखिए, अभी तक हमने केमिकल्स को जान लिया सारा, प्रोटीन क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, न्यूक्लिक एसिड क्या है। अब हम जानने जा रहे हैं कि हमारा मेटाबॉलिज्म, यानी इन केमिकल रिएक्शन से कैसे हम बच रहे हैं, कैसे हमारी जिंदगी चल रही है, वो सारे रिएक्शंस को हमने मेटाबॉलिज्म बोला। तो मेटाबॉलिज्म की बात करें तो देखिए, ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड अ लिविंग सिस्टम टुगेदर कंस्टिट्यूट मेटाबॉलिज्म। सारे बायोकेमिकल रिएक्शन जो हमारी बॉडी के अंदर चल रहे हैं उनको हम कॉमनली बुला रहे हैं मेटाबॉलिज्म। ओके, तो अब आप देख रहे हैं जैसे
कि हमारी बॉडी में एनर्जी बन रही है, CO2 बाहर निकल रहा है, वाटर बाहर निकल रहा है ना, CO2 बन रही है, CO2 बाहर रिलीज हो रही है, हीट के फॉर्म में निकल रही है हमारी एनर्जी। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें हम एनर्जी कंज्यूम भी कर रहे हैं और एनर्जी प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, हमने उनको एक कॉमन टर्म दिया, वो है मेटाबॉलिज्म। ओके, ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शन डिफिनेशन तो हो ही गई, नोट्स के लिए आपके लिए सफिशिएंट है। एग्जांपल है रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम अमीनो एसिड्स टू फॉर्म अमाइन। देखिए बता रहा है आपको एग्जांपल कि अगर अमीनो एसिड से CO2 निकल जाता है तो क्या बन जाता है, अमाइन बन जाता है। ठीक है। सेकंड, रिमूवल ऑफ अमीनो एसिड ग्रुप इन अ न्यूक्लियोटाइड बेस। अमीनो एसिड का ग्रुप निकलना न्यूक्लियोटाइड बेस से, ये भी एक हमारा मेटाबॉलिज्म है। हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है, ये पाया जाता है हमारे टू लिपिड मॉलिक्यूल्स के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं। उस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से भी हमारा क्या होता है, उसका हाइड्रोलिसिस अगर हो रहा है तो वो भी एक मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है। देखिए कितनी एक चेन बनी हुई है केमिकल रिएक्शन की, यानी मेटाबॉलिज्म की एक चेन बनी हुई है। ग्लूकोज ट्राइओस में कन्वर्ट होता है, ट्राइओस पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, पायरुवेट, ये आपको लर्न नहीं करना है, ये सिर्फ एज एग्जांपल आप देखिए कि एक तरफ ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है जहां पर ग्लूकोज से एनर्जी बनाई जा रही है। देखिए एक चेन ये जा रही है, ये चेन जा रही है जहां पर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, ग्लूकोज से एनर्जी बनाई जा रही है। दूसरी तरफ देखें आप तो ग्लूकोज के बने हुए मॉलिक्यूल से एक नई चीज बनाई जा रही है। उसी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से ग्लाइसिन नाम का अमीनो एसिड बन रहा है, एलानिन नाम के अमीनो एसिड बन रहे हैं, पेंटोज शुगर इसी के उससे बन रही है, डीएनए बनाया जाएगा, यानी दोनों चीजें चल रही हैं। इसी को हम एम्फीबोलिक पाथवे कहते हैं। एम्फीबोलिक पाथवे का मतलब है कि एक हमारे ग्लूकोज से क्या क्या हो सकता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो एनर्जी बनेगी। देखिए टूटता चला जा रहा है, टूटता चला जा रहा है। ओके, तो यहां ब्रेकडाउन हो रहा है और दूसरा क्या चल रहा है, साथ ही साथ ग्लूकोज से नए मॉलिक्यूल्स भी तैयार किए जा रहे हैं। ये एक प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, कहीं ग्लाइसिन बन रहा है, कहीं एलानिन बन रहा है, कहीं वेलिन बन रहा है, प्रोडक्ट भी तैयार हो रहा है। दो चीजें चल रही हैं, टूटना भी और नया बनना भी, यही दो चीजें मिलकर के मेटाबॉलिज्म को बनाती है। क्लियर। अब बात आती है कि जब ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है तो कुछ ना कुछ केमिकल एज अ प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ग्लाइसिन बन रहा है, सेरीन, एक प्रोडक्ट तैयार हुआ। ग्लूकोज टूटा, किसमें टूटा, ट्राइओज में टूटा, ग्लूकोज ट्राइओज में टूटा। और जब ट्राइओज में टूटा, ट्राइओज है क्या, ट्राइओज का मतलब कार्बन के 3 एटम्स होंगे, कार्बन के 3 एटम होंगे। तो ये ट्राइओज में टूटा ग्लूकोज, अभी तक ग्लूकोज में C6 था, अभी वो ट्राइओज में टूटा, लेकिन ट्राइओज से क्या बना दिया गया, ट्राइओज से ग्लाइसिन बना दिया गया, सेरीन बना दिया गया। ये एक अमीनो एसिड्स होते हैं, टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स है, ये टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स है। यानी कि जब केमिकल रिएक्शन चल रही है, जब मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो कभी कभी कुछ केमिकल प्रोडक्ट भी तैयार हो जाते हैं। कहां, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ और उसने बना दिया अमीनो एसिड। तो ये जो एक केमिकल प्रोडक्ट तैयार हो जाते हैं, इन प्रोडक्ट्स को हम नाम देते हैं मेटाबोलाइट्स। क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत तरीके से कि व्हाट आर मेटाबोलाइट्स, मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पर नोट्स के फॉर्म में आपका आंसर दिया गया, द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन आर कॉल्ड मेटाबोलाइट्स। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन कुछ रहा था, टूट कुछ रहा था, लेकिन इंटरमीडिएट ग्लाइसिन अमीनो एसिड बन गया, एक प्रोडक्ट बन गया, उसे हमने मेटाबोलाइट्स नाम दिया। फ्लो ऑफ मेटाबोलाइट्स in metabolic pathway has a definite rate and direction like automobile traffic. Flow of metabolites, ये जो मेटाबोलाइट का फ्लो कह रहा है, कुछ बना, इनसे कुछ और बन जाएगा, किसी से कुछ और बन जाएगा, यानी ये फ्लो चेंज होता जा रहा है, एक दूसरे में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। जैसे ट्रैफिक में होता है, अपने आप ट्रैफिक लाइट ऑफ हुई, रेड लाइट हुई, गाड़ियां रुक गई, ग्रीन हुआ, चल पड़ी, अपने आप सर्कुलेट हो रहा है। वैसे ही हमारा एक डायनामिक प्रोसेस है हमारा मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म में देखिए फ्लो ऑफ मेटाबोलाइट्स इन मेटाबॉलिक पाथवे हैज अ डेफिनिट रेट एंड डायरेक्शन। एक डेफिनिट रेट होगा, डेफिनिट डायरेक्शन होगा। ये नहीं कि ग्लूकोज से ट्राइओज बना, ट्राइओज से ग्लाइसिन के अलावा कुछ और बन जाए। एक डेफिनिट, अगर ट्राइओज से ग्लाइसिन बन रहा तो ये बनेगा एक डेफिनिट उसमें, अगर ट्राइओज से
सिक्कीमेट बन रहा है तो ये बनेगा इससे, यानी कि हर चीजें एक डिफरेंट रेट एंड डायरेक्शन में होगी। दिस मेटाबोलाइट फ्लो कॉल्ड डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी कंस्टिट्यूएंट्स। यही मेटाबोलाइट का जो फ्लो है कि ग्लूकोज से अमीनो एसिड बने, ग्लूकोज से अदर प्रोडक्ट बना, ये जो प्रोसीजर है जिससे कुछ ना कुछ बन रहा है एक डेफिनेट डायरेक्शन में, डेफिनेट रेट ऑफ स्पीड में, इसी को हमने बोला क्या, डायनामिक स्टेट है हमारे बॉडी का। डायनामिक मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में चीजें चल रही हैं और ये होता रहता है। अगर हमारी बॉडी में डायनामिक स्टेट रुक जाएगा तो हमारी सेल का काम करना भी बंद हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज को। डायनामिक स्टेट का मतलब है सेल के अंदर होने वाली हजारों केमिकल रिएक्शन हो रही हैं, और अगर आप सही से एटमॉस्फेयर से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करके रखते हैं तो आप ये मान लीजिए कि आपकी बॉडी में होने वाले सारे केमिकल रिएक्शन यानी ऑल द डायनामिक स्टेट बहुत बढ़िया है। ठीक है, चलिए, तो हमने यहां पर जाना क्या, सबसे पहला मेटाबॉलिज्म क्या है, फिर हमने जाना कि मेटाबॉलिज्म जब हो रहा होता है तो कुछ सेकेंडरी प्रोडक्ट बन जाते हैं, कुछ प्रोडक्ट तैयार हुए, उन प्रोडक्ट्स को हम मेटाबोलाइट्स कहेंगे। दोनों में डिफरेंस है मेटाबॉलिज्म एंड मेटाबोलाइट्स में। ठीक है, चलिए कुछ जानते हैं और अच्छे से मेटाबॉलिज्म के बारे में, मेटाबोलाइट्स के बारे में। तो देखिए, मेटाबोलाइट्स आर टू टाइप्स, दो टाइप के मेटाबोलाइट्स होते हैं, एक प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, सेकंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब क्वेश्चन आपसे आएगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेटाबोलाइट्स। There are two types of metabolites. First, primary metabolites, and the second is secondary metabolites. Primary metabolites क्या है? They have identifiable function in physiological process and necessary for life, like amino acids, sugars, nucleic acid, lipids, vitamin, etc. क्या जब मेटाबॉलिज्म के दौरान कुछ ऐसे केमिकल्स बने जो फिजियोलॉजिकली डायरेक्टली आपके फिजियोलॉजिकल प्रोसेस पे इफेक्ट करता है डायरेक्टली, तो आप उसे बोलेंगे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। डायरेक्ट अटैक कर रहा है, प्राइमरी है, जरूरी है। जरूरी क्यों है? क्योंकि ये नहीं होंगे तो आपकी बॉडी में काम नहीं हो पाएगा। कैसे हमने इसको प्राइमरी मेटाबोलाइट कहा, क्या इसका काम है? तो इसका काम आप पढ़ चुके हैं लेकिन आप भूल चुके हैं, मैं इनका काम बताता हूं क्या काम है। अमीनो एसिड, आपने पढ़ा होगा अमीनो एसिड इज अ मोनोमर ऑफ प्रोटीन। अमीनो एसिड प्रोटीन का मोनोमर है, ये प्रोटीन का मोनोमर है। क्लियर? अमीनो एसिड में जुड़ करके प्रोटीन का फॉर्मेशन किया। प्रोटीन क्या इंपॉर्टेंस नहीं हमारी बॉडी में, बहुत इंपॉर्टेंस है। प्रोटीन से एंजाइम बने हैं, प्रोटीन से ही हार्मोन्स बने हैं, मोस्टली हार्मोन्स प्रोटीन से बने हैं जो पेप्टाइडल हार्मोन्स हैं। तो इस प्रोटीन का हमारी बॉडी में यूज था, डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा हमारी बॉडी को। प्रोटीन खत्म, मस्कुलर एक्टिविटीज खत्म। शुगर्स, आप ये भी जानते हैं शुगर ने जुड़ करके बनाया है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, और आप अच्छे से जानते हैं इस चीज को कि कार्बोहाइड्रेट प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का। हमारी बॉडी में एनर्जी का प्राइमरी सोर्स कार्बोहाइड्रेट है। तो ये कार्बोहाइड्रेट होगा, इसका भी बहुत यूज हमारी बॉडी में, यानी तो एनर्जी नाम की चीज है। न्यूक्लिक एसिड तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, आप जानते हैं अच्छे से। डीएनए हो या आरएनए हो, उसके लिए न्यूक्लिक एसिड का होना जरूरी है, या न्यूक्लिक एसिड ही है ही है वो। डीएनए आरएनए नहीं है आपकी बॉडी में तो कोई कमांड नहीं सेल पे, कोई केमिकल रिएक्शन भी नहीं हो पाएगी। तो न्यूक्लिक एसिड का भी डायरेक्टली इफेक्ट है हमारे फिजियोलॉजिकल पे। लिपिड्स का भी होना जरूरी है। सिस्टम देखिए, बायो मैक्रोमोलेक्यूल्स और माइक्रोमोलेक्यूल्स जुड़े हुए हैं। तो लिपिड्स का भी फंक्शन है, आपकी बॉडी को इंसुलेट करता है। सेल मेम्ब्रेन में भी प्रोटीन एंड फास्फोलिपिड पाई जाती है। तो ये देखेंगे आप, ये जो मेटाबोलाइट्स बन रहे हैं आपकी बॉडी में, ये बहुत ही जरूरी है एंड ये हमारी लाइफ पे, हमारी लाइफ के फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को कंप्लीट करने में मदद करता है। ठीक है, यानी इनके बिना हमारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ठप हो जाएगा।
जब ठप हो जाएगा तो भैया ये जरूरी हो गए, और जब ये जरूरी हो गए तो मेरे भाई इसको प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बोला गया। क्लियर? अभी क्लियर ना कि क्या है प्राइमरी मेटाबोलाइट? तो प्राइमरी क्या याद रखना आपको, सबसे पहले सबसे जरूरी, क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली आपके लाइफ पर असर कर रहा है। एग्जांपल में अमीनो एसिड, शुगर, न्यूक्लिक एसिड एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें हैं। दूसरे नंबर पे आ गया सेकेंडरी। सिंपल सी बात है, जब इफेक्ट कर रहे थे लाइफ को प्राइमरी हुए, डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करेंगे तो सेकेंडरी हो गए। चलिए देखिए थ्योरी, दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन नॉर्मल ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन। ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होंगे आपके नॉर्मल ग्रोथ में, आपके डेवलपमेंट में या फिर आपके रिप्रोडक्शन में बन सकते हैं। फाउंड इन प्लांट्स, फंगल एंड माइक्रोबियल सेल्स। इनमें पाए जाते हैं तीन चीज में, प्लांट्स में मिलेगा, फंगल में और माइक्रोबियल सेल्स में मिलेगी, छोटी छोटी सेल्स में मिलेगी। एग्जांपल अल्कलाइड्स, सब देखिए ड्रग्स है, पिगमेंट्स, टेरापिनॉइड्स, केमिकल्स ड्रग्स है, एसेंशियल ऑयल्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, लैक्टिन्स हैं, ये सारे ड्रग्स हैं जो ये सब देखा जाए तो प्लांट को डायरेक्टली उसकी फिजियोलॉजी पर असर नहीं कर रहे। भाई एक प्लांट अगर एसेंशियल ऑयल नहीं बनाएगा तो कौन उसको पूरी सब्जी खिलानी है, उसको ऑयल बनाना जरूरी है। ये तो एक मेटाबोलाइट्स है, ये तो बन गया, उसकी जरूरत नहीं है। एक रोज में फ्लावर से अगर फ्रेग्रेंस आना बंद हो जाए तो पेड़ मर नहीं जाएगा, वो उसका सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। मस्टर्ड प्लांट का सीड अगर ऑयल स्टोर करता है, ना स्टोर करे तो मर नहीं जाएगा। हाँ मर जाएगा, हमें वाली चीज खाने को नहीं मिलेगी। तो प्लांट के लिए वो मेटाबोलाइट्स जो उसके ग्रोथ पर, उसके रिप्रोडक्शन पर इफेक्ट नहीं कर रहा है, वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। ओके, चलिए एक बार जल्दी से हर एक पेज को मैं 2 बार रिवाइज मारूंगा जिससे आपको लर्न होता चले। सबसे पहले आपने पढ़ा मेटाबॉलिज्म, ऑल द लिविंग प्रोसेस which is occur in cell is called metabolism, एंड मेटाबॉलिज्म के थ्रू कुछ सेकेंडरी प्रोडक्ट बन जाते हैं, उन्हें हमने मेटाबोलाइट्स बोला। ओके, एंड मेटाबोलाइट्स में क्या है, तो हमें प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स से मुलाकात हुई, हमने प्राइमरी मेटाबोलाइट से मुलाकात करी, उसके डिफिनेशन को जाना, हमने सेकेंडरी मेटाबोलाइट से मिले और उसके डिफिनेशन को जाना। अब आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। एक एग्जांपल है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एग्जांपल तो ऑलरेडी दी है, अमीनो एसिड है एंड ग्लूकोज, शुगर, ये सारी चीजें तो हमने पढ़ा हुआ है। चलिए कुछ देखते हैं एग्जांपल। इधर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं और इधर इनके भाई साहब के एग्जांपल्स हैं। देखिए मॉर्फिन, कोडीन और ऑब्टेन फ्रॉम द ओपियम प्लांट। ये ओपियम प्लांट है और इससे देखिए आप लैटेक्स जैसा निकल रहा है। ये लैटेक्स एक तरीके के ड्रग्स है और एक्सेस अमाउंट पे लेते हैं तो ये नशेबाजी का एक सब्सटेंस माना जाता है। चिलम में भर के छुट्टे चलते हैं, इसके भयंकर नशेबाजी होती कायदे से। तो ये जो मॉर्फिन है ना, बहुत सारे ड्रग्स हैं ऐसे जो एक तरीके के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। इन प्लांट्स को नशेबाजी नहीं करेंगे, लेकिन इनके बॉडी में केमिकल रिएक्शन के थ्रू बन रहा है। क्योंकि मेटाबोलाइट्स है क्या, वो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस थ्रू बनते हैं। अब बन रहे हैं तो इनको तो कोई यूज है नहीं कि ये झूम रहे हैं नशे में, तो इनको यूज कर लेते हैं ह्यूमंस ड्रग्स बनाने में या फिर धुआं बनाने में। ठीक है, तो पिगमेंट्स की अगर बात करें तो हमारे पिगमेंट का कलर प्रोवाइड कराने के लिए हमारे पास कैरोटीनॉइड्स है, एंथोसियानिन। आप प्लांट में देखते हैं पिगमेंट जो प्लांट को कलर प्रोवाइड करते हैं, कहीं येलो कलर कहीं कुछ, तो वो भी तरीके से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, कैरोटीनॉइड्स एंड एंथोसियानिन। एल्कोलाइड्स, मॉर्फिन एंड कोडीन देखा ही आपने, एल्कोलाइड्स हैं, ड्रग्स हैं। टार्पिनॉइड्स तो मोनोटार्पिन्स हैं, डाइटार्पिन्स हैं, ये हमारे टार्पिनोइड्स हैं। एसेंशियल ऑयल की बात करें तो लेमन ग्रास ऑयल है, एसेंशियल ऑयल का बड़ा यूज होता है, बहुत चीज़ों में यूज होता है। ठीक है, टॉक्सिन्स की बात करें तो एब्रिन है, एक्शन है, थोड़ा जहरीले पदार्थ है। लैक्टिन्स में हमारा कॉन्कनवैलिन ए लैक्टिन्स है। ड्रग्स में आ जाइए तो विनाब्लास्टिन है, क्यूरिकुमिन है। आपको इतने सारे लर्न नहीं करने हैं, आपने जैसे एक लर्न कर लीजिए पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस में रबर और गम्स आ गया। ठीक है, जैसे रबर बनाई जा रही गम्स है। एंड ड्रग्स में याद कर लीजिए, एल्कोलाइड्स में याद कर लीजिए, पिगमेंट्स में। ठीक है, तो ये एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के एग्जांपल देख लीजिए। आप देख रहे हैं कंटेन्स कैरोटीनॉइड्स,
कैरेट के नाम से बना है, कैरोटीनॉइड्स येलो ऑरेंज कलर के हमारे पिगमेंट होते हैं। कंटेन्स एंथोसियानिन, एंथोसियानिन देखिए पर्पल कलर प्रोवाइड करता है फिजिकली। और फिर इधर मॉर्फिन एंड कोडीन है जिनसे ड्रग्स बनाई जा रही है। आगे चलते हैं। ये देखिए एक मेटाबॉलिक पाथवे दिखाया जा रहा है। अब मेटाबॉलिक पाथवे की बात चल रही है। अभी आपने जान लिया मेटाबॉलिज्म क्या था। आपने जाना मेटाबॉलिज्म होते समय कुछ केमिकल प्रोडक्ट बनते हैं, वो मेटाबोलाइट्स थे। उसके बाद आपने जाना कि मेटाबोलाइट्स कितने टाइप के हुए, तो प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हुए। आपने उसके बाद उसके एग्जांपल देखे। एंड नाउ अब आपसे मेटाबॉलिक पाथवे, पाथवे मतलब रास्ते की बात कर रहे हैं कि मेटाबॉलिक के कितने रास्ते हैं, क्या क्या उसका पाथवे है। तो आप देख रहे हैं कितना हैवी पाथवे है। ये पाथवे सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए कि कितनी केमिकल रिएक्शन चलती है, आपको ये लर्न नहीं करना है, लेकिन उस पाथवे को समझें जो हमारी बॉडी में चल रहा है। और हर एक सेल में ऐसे सैकड़ों केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। सोचिए कितना बड़ा मैकेनिज्म बॉडी में चल रहा है, और इन्हीं सब मैकेनिज्म के होने के कारण हम और आप सही जिंदगी जी रहे हैं। यही पाथवे, यही मेटाबॉलिक प्रोसेस बिगड़ जाए तो समझ लीजिए डिस्टर्बेंस आ जाएगी, पागलपन की हरकतें चालू हो जाएंगी। तो मेटाबॉलिक पाथवे, दीज आर द सीरीज ऑफ लिंक्ड मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन। मेटाबॉलिज्म देखिए मल्टी रिएक्शन, कितनी सारी रिएक्शन, तो ये जब लिंक्ड हो गई एक दूसरे से, और सब एक केमिकल नहीं बना तो काम गड़बड़ा जाएगा। एक केमिकल नहीं बना तो काम गड़बड़ा जाएगा। तो ये जो सारी प्रोसेस हो रही हैं, ये एक कंबाइंड पाथवे बनाती हैं, जिसे मेटाबॉलिक पाथवे कहते हैं। एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, कहीं पे कुछ बन रहा है, इधर से कुछ बना, उधर से कुछ बना, उसको दूसरी जगह यूज किया गया, ऐसे करके। तो जो एक पाथवे जनरेट हुआ उसे हमने मेटाबॉलिक पाथवे बोला। चलिए टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे की बात करते हैं। अभी तक मेटाबॉलिज्म था, अब कह रहा है जो पाथवे हैं, जो रास्ते हैं, ये आप सीधे से समझ लें मेटाबॉलिज्म कितने टाइप का हो गया, आप ऐसे समझ। उधर मेटाबोलाइट्स के टाइप पढ़े, अब इधर मेटाबॉलिज्म के टाइप पढ़ लीजिए। तो पाथवे क्या कर रहा है भैया, पाथवे हमारे दो टाइप के हुए, एनाबॉलिक पाथवे, कैटाबॉलिक पाथवे। एनाबॉलिक पाथवे और कैटाबॉलिक पाथवे दोनों को समझने से पहले हम एक अपना फंडा देना चाहते हैं। वो फंडा देखिए, एक साइड हमने राइट किया, एनाबॉलिक पाथवे, एंड अनदर साइड हमने राइट किया कैटाबॉलिक पाथवे। एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक पाथवे आप समझ ही रहे हैं कि एक दूसरे से लिंक्ड केमिकल रिएक्शन, इनसे ये बना, इनसे कहीं कुछ बन रहा है, फिर से ये हेल्प कर रहे हैं इनको बनाने में। ये भाई साहब दूसरी चीज़ प्रोडक्ट बना रहे हैं, इनसे दूसरा प्रोडक्ट बना, वो कहीं दूसरी जगह यूज हुआ। एक इंटरलिंक्ड जो केमिकल रिएक्शन चल रही थी, उस इंटरलिंक्ड केमिकल रिएक्शन को हमने पाथवे बोला, मेटाबॉलिक पाथवे। अब इस मेटाबॉलिक पाथवे में दो रास्ते हैं, एक एनाबॉलिक पाथवा है, दूसरा कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक में एक चीज याद रखिए, शायद कभी आपने किसी आयरन की रॉड को, जब बिल्डिंग मटेरियल काटे जाते हैं, आयरन की रॉड को कट किया जाता है लोहे की ब्लेड से, तो क्या होता है आप देखिए उस जगह पे हीट जनरेट होती है। क्या होता है? हीट जनरेट होती है। और जब ये हीट जनरेट होती है, क्यों जनरेट हो रही है? क्योंकि एक तरीके से वो कट रहा है, बॉन्ड तोड़े जा रहे हैं, फ्रिक्शन भी होता है, बट मैंने आपको समझाने के फंडे से बोला है, फिजिक्स मत लगाइए इस जगह पे। फ्रिक्शन को हटा दीजिए, आप कट कर रहे हैं, और जब कट कर रहे हैं तो कट करने पे क्या निकल रही है? हीट निकल रही है। ये फंडे को समझाने के लिए मेरा है तरीका कि आप जब कट कर रहे हैं तो कट करने पे हीट निकल रही है, और आपको यही समझ आना है जिस केमिकल रिएक्शन में हीट जनरेट होगी, जिस केमिकल रिएक्शन में एनर्जी प्रोड्यूस होगी, वो केमिकल रिएक्शन कैटाबॉलिक पाथवे से करता है।
यानी इस कैटाबॉलिक पाथवे में चीजों का ब्रेकडाउन होना चलेगा। ग्लूकोज था, ट्राइयोज गया, फ्रैक्टोज में टूटा, फ्रैक्टोज 1,6 डाइफ्रैक्टोज में टूटा। ये जो टूटता चला आ रहा ग्लूकोज एटलीस्ट पायरुवेट में टूटा, ये टूटने का जो प्रोसेस है, बड़ा सा मॉलिक्यूल टूटता चला जा रहा है, तो सिंपल सी बात है, वो एनर्जी लिबरेट करेगा। तो कैटाबॉलिक एनर्जी लिबरेट करता है, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है या लिबरेट कर रहा है, एज यू विश। और जस्ट इसी के अपोजिट क्या होता है हमारा एनाबॉलिक पाथवे। क्या है एनाबॉलिक? ये एनर्जी कंज्यूम करेगा, ये एनर्जी को कंज्यूम करेगा। यहां प्रोड्यूस हो रही, क्योंकि तोड़ रहे थे, काट रहे थे, काटने से कैटाबॉलिज्म, एनर्जी प्रोड्यूस हुई, ये एनाबॉलिज्म, एनर्जी कंज्यूम होगी। यानी वो केमिकल पाथवे, वो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस जहां पे एनर्जी खर्च हो रही है, जो मैंने भी स्टार्टिंग में बताया था, जहां एनर्जी खर्च, मैंने बोला था नाम नहीं बताऊंगा, नाम लास्ट में बताऊंगा, जहां एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो तो कैटाबॉलिज्म, काटने से याद रखना, जैसे रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक पाथवे था, क्योंकि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो एनर्जी लिबरेट होती है। और फूड का जो डाइजेशन कर रहे हैं, डाइजेशन में क्या हो रहा है, डाइजेशन में एनर्जी कंज्यूम हो रही है, तो वो हो गई एनाबॉलिक प्रोसेस। आई होप समझ गए। इस फंडे को याद रखिएगा, काटने से गया है, काटने से गया, जो कैटाबॉलिज्म में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो एनाबॉलिक पाथवे क्या कर रहा है, सिंपल मॉलिक्यूल्स फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। जैसे अमीनो एसिड से प्रोटीन बना दी गई, इट कंज्यूम्स एनर्जी, है ना। एसिटिक एसिड से कोलेस्ट्रॉल बनाया गया, अमीनो एसिड से प्रोटीन बनाई गई, फोटोसिंथेसिस किया गया, फोटोसिंथेसिस में एनर्जी कंज्यूम हो रही है। तो इस सब में एनर्जी कंज्यूम हो रही है। और भाई साहब इधर देखेंगे तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बिकम सिंपल स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल स्ट्रक्चर में ब्रेक किया जाएगा। इट रिलीजेस एनर्जी। एग्जांपल, ग्लूकोज को लैक्टिक एसिड में तोड़ा गया, ओके, ग्लाइकोलाइसिस हुआ, एनर्जी बन गई, रेस्पिरेशन मैंने बताया था स्टार्टिंग में। तो इस तरीके से ये डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैटाबॉलिक पाथवे और एनाबॉलिक पाथवे, ठीक है। अब एनाबॉलिक को बायोसिंथेटिक पाथवे कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ बनाया जा रहा है कुछ, और जब कुछ बनाया जाएगा तो वो क्या है, सिंथेसिस हो रहा है। बनाने को इंग्लिश में क्या कहेंगे, सिंथेसिस, ठीक है। तो ये एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक पाथवे में क्या हुआ, एक डिफरेंस हुआ। अगली चीज मैं आपको बताता हूँ, एक टर्म आप याद करिएगा कि ये जो एनर्जी हमारे बॉडी में बनाई जाएगी, ये एनर्जी एक तरीके से केमिकल बॉन्ड में स्टोर करी जाती है। जैसे द एनर्जी रिलीज थ्रू द कैटाबॉलिज्म इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। हमारे पास आप देखते होंगे, एक चीज सुना होगा, एटीपी मॉलिक्यूल, जिसे एनर्जी करेंसी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये भी एक एनर्जी करेंसी हमारी एटीपी में 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं और एक राइबोस शुगर, इधर हमारा एडेनिन लगा हुआ है। इन बॉन्ड्स के बीच में स्टोर करी जाती है इलेक्ट्रॉन्स को, एनर्जी को। फॉस्फेट ग्रुप्स के बॉन्ड में एनर्जी स्टोर की गई। जब कहीं पर भी किसी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो ये भाई साहब जो अभी एटीपी दिख रहे जाएंगे और यहाँ पे इनके बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, यहाँ से एनर्जी निकलेगी और इस एनर्जी का यूज किया जाएगा, जो भी पाथवे, जो भी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस चल रहा है उसके लिए यूज किया जाएगा। और ये भाई साहब फिर से बदल जाएंगे एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में, केवल 2 ही फॉस्फेट बचेंगे। ये है हमारा एनर्जी करेंसी। तो आपसे पूछा जाएगा भाई कि जो एनर्जी कैटाबॉलिक पाथवे में बन रही है वो स्टोर कहाँ हो रही है? तो वो स्टोर इन केमिकल्स के केमिकल बॉन्ड में स्टोर कर ली जाती है। जहां जिस सेल को एनर्जी जरूरत पड़ेगी ये बॉन्ड ब्रेक होंगे और एनर्जी रिलीज करेंगे। चलिए एक पॉइंट और देखते हैं। एक टर्म है द लिविंग स्टेट, ये देख लीजिए, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है इंपॉर्टेंट चीज। लिविंग स्टेट क्या है? लिविंग स्टेट का मतलब देखिए, आपकी बॉडी लगातार केमिकल रिएक्शन कर रही है, चाहे आप सो रहे हो या जाग रहे हैं तो कर ही रही है। आपकी सेल में केमिकल रिएक्शन रुकती नहीं है, वो हमेशा चलती रहती है। और इसी को बोला गया है क्या कि आपका वो लिविंग स्टेट है। द लिविंग स्टेट इज अ नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट। नॉन इक्विलिब्रियम, ये कभी बराबर नहीं होने वाला। जब भी कोई चीज इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो वहां कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। पानी और पानी को पास में रख दिया जाए तो नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर होगा, बिकॉज इक्विलिब्रियम हो गया। हमारी बॉडी में कभी इक्विलिब्रियम नहीं होता है, दैट इज व्हाई
हम स्टेडी स्टेज में रहते हैं और कंटिन्यूसली परफॉर्मेंस करते रहते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया लिविंग स्टेट, जो डिफिनेशन आपको मिलेगी। लिविंग स्टेट इज अ नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट टू बी एबल टू परफॉर्म वर्क। लिविंग प्रोसेस इज तो नॉर्मल डेफिनेशन है। सो नो लिविंग स्टेट विदाउट मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म के अलावा बिना कोई भी लिविंग स्टेट नहीं हो सकती, क्योंकि मेटाबॉलिज्म आपने देख ही लिया कितना एनाबॉलिज्म चल रहा है, कैटाबॉलिज्म चल रहा है, पाथवे चल रहा है, और इस तरीके से हमारे बॉडी को जिंदा रखा जाता है। तो आज का जो लेक्चर था वो लेक्चर हमारा था मेटाबॉलिज्म, जहाँ पर हमने मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन को जाना, टाइप्स ऑफ मेटाबोलाइट्स को जाना, जिससे एक तरीके का मेटाबोलाइट्स प्रोडक्ट है जिसको हम इंसान यूज कर सकते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को प्राइमरी तो हमारी बॉडी में यूज आते हैं। एंड हमने मेटाबॉलिक पाथवे के बारे में जाना कि जहाँ पर मेटाबॉलिक पाथवे दो पार्ट में डिवाइड हो रही थी, एक एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक। हमने वहाँ पे मौजूद डिफरेंशिएट को जाना, एंड लास्ट में एक लिविंग स्टेट को जाना कि जो लिविंग स्टेट है वहाँ पे इक्विलिब्रियम नाम की चीज नहीं है, वो डायनामिक रहेगी, चलती रहेगी। ओके, तो गाइज आई होप आपने वीडियो को अच्छे से देखा होगा और पढ़ा भी होगा, नोट जरूर बनाते चलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक करते चलें। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो लेक्चर हमारा एंजाइम पे बेस्ड होगा। तो मुलाकात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।